अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सी लतीफ़ एकेडमी। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग केमिस्ट्री। पहले जो टॉपिक है वो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में से अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं जेके एसएसबी के रिलेटेड। तो हम जो है इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल और बेसिक से पढ़ेंगे ताकि जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको समझने में डिफ़िकल्टी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें आएगा हमारा पहला हिस्ट्री ऑफ एटम, कंपोजिशन ऑफ एन एटम, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, मॉडल्स ऑफ एटम और इनके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर और फाइनली आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। चलिए फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एटम को जानने से पहले हमें मैटर को जानना ज़रूरी है। जो भी चीज़ आपके सराउंडिंग में है ये मैटर है। मैटर के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके सामने जो चेयर पड़ी है वो सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर है। आपके सामने जो गिलास ऑफ वाटर पड़ा है वो लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर है। और जो आप अपने अराउंड जो गैस फील कर सकते हो वो गैसेस फॉर्म ऑफ मैटर है। तो कंक्लूड ये हो गया कि मैटर जो है उसकी तीन फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सवाल ये बनता है कि ये मैटर किस चीज़ का बना हुआ है। मैटर जो है वो एटम्स का बना हुआ है। एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। जैसे फॉर एग्जांपल एक मकान है, ये ब्रिक्स का बना हुआ है। तो ये जो ब्रिक्स है, दीज आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दिस हाउस। सेम इज़ द केस विद मैटर। मैटर जो है उसके केस में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो एटम्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैटर जो है वो एटम्स का बना हुआ है। ये जो हिस्ट्री है एटम की वो स्टार्ट होती है अराउंड 4000 BC, जिसमें कि एक महर्षि थे जिनका नाम महर्षि कन्नड़ था। उन्होंने बोला था कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड परमाणु। परमाणु एक हिंदी वर्ड है। तो उन्होंने बोला था कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है जिनको उन्होंने परमाणु नाम दिया था। इसके बाद डेमोक्राइटस एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने कन्नड़ को फेवर करते हुए इस पार्टिकल का नाम जो है वो एटम रखा था। एटम एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से बना हुआ है। ए मीन्स नॉट, टमीनियन मीन्स टू कट, मतलब ऐसा कोई पार्टिकल जो कि इंडिविजिबल हो, जिसको हम कट नहीं कर सकते। फाइनली जो है एक साइंटिस्ट आए थे डाल्टन। उन्होंने 1810 में अपनी थ्योरी दी थी जिसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। उन्होंने उस थ्योरी में कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, जिनमें पहला पोस्टुलेट ये था कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है जिनको उन्होंने एटम बोला। दूसरा पोस्टुलेट इस थ्योरी का ये था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, मतलब इसको हम कट नहीं कर सकते, ये इनडेस्ट्रक्टिबल एंटिटी है। थर्ड पोस्टुलेट इस थ्योरी का ये था कि किसी भी एक एलिमेंट के जो सारे एटम्स हैं वो एक जैसे होंगे। और फाइनल पोस्टुलेट इस थ्योरी का ये था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं। ये तीन पॉइंट जो है ये बाद में डिस्कार्ड हो गए थे, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब चलिए पहले देखते हैं हम ये एटम जो है ये कितना बड़ा हो सकता है, कैसा दिखता है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इमेजिनेशन, अगर एक सैंड पार्टिकल है, इसके आप 10 लाख हिस्से कर रहे हैं, एक हिस्सा जो है वो एटम होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 10 लाख एटम्स जो है वो एक सैंड पार्टिकल बनाते हैं। अब एटम दिखता कैसे है? एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रिजाइड करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं इसी न्यूक्लियस के अराउंड। प्रोटॉन का चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो ग्रीन पार्टिकल्स हैं इनका चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज जो है वो सेम होता है। डिफरेंस बस इस चीज़ का है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो माइनस में लिया जाता है और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव लिया जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स भी होते हैं जो कि यहाँ रेड कलर से डिनोटेड है। इसके अलावा मैं एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनका मास जो है वो सेम होता है। अब ये जो पिक्चर है ये बहुत बाद में डिस्कवर हुई। अब जो हम आगे एक्सपेरिमेंट्स देखने वाले हैं वो हमें इसी पिक्चर की तरफ लेकर जाएंगी। जो सारे एक्सपेरिमेंट्स हम देखेंगे, जैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ये सारी जो डिस्कवरीज है ये हमें इसी शेप की तरफ लेकर जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। पहले तो जैसे कि डाल्टन ने बोला था कि जो एटम है वो इंडेस्ट्रक्टिबल है, मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता। बट अराउंड 1987 एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम जे थॉमसन था। उन्होंने बोला कि एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, एटम के कुछ सब पार्टिकल्स भी हो सकते हैं।
कैसे? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। एक्सपेरिमेंट का नाम कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। अब कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है वो बिल्कुल सिंपल है। देखिए, ये एक गिलास ट्यूब है। यहाँ से गिलास ट्यूब के एक साइड से इलेक्ट्रोड रखा गया है। इलेक्ट्रोड कोई भी ऐसी स्पीशी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी इनटू द मीडियम। यहाँ पर मीडियम गैस है। इस ट्यूब में गैस भरा गया था, हाइड्रोजन गैस। इस वाले इलेक्ट्रोड को हमने कैथोड कहा। इसका जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है और इसको कनेक्ट किया गया थ्रू ए बैटरी टू एनोड। एनोड दूसरा एक इलेक्ट्रोड था राइट साइड से जिसका चार्ज पॉजिटिव था। इसके अलावा एक वैक्यूम पंप भी इंस्टॉल कर दिया गया था जिससे कि ये गैस बाहर निकालने में हेल्प कर रहा था हमारी। हमें अंदर जो है गैस बिल्कुल कम प्रेशर पे चाहिए। कम प्रेशर पे मतलब बहुत कम गैस मॉलिक्यूल्स चाहिए इस गिलास ट्यूब के अंदर। अब हम समझेंगे पहले कैथोड रे ट्यूब में हो क्या रहा है। देखिए, ये हमारा ग्लास ट्यूब है। ये एक इलेक्ट्रोड मान लीजिए जो कि हमारा कैथोड है जिसका चार्ज नेगेटिव होगा। ये कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी और यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रोड है जिसको एनोड कहा हमने, जिसका चार्ज पॉजिटिव है। बीच में गैस मॉलिक्यूल्स है। अब गैस कौन सी भरी है हमने बीच में? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। ये हम आगे सीखेंगे। एटॉमिक नंबर 1 का होना मतलब इसका जो न्यूक्लियस है उसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन इसी प्रोटॉन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ये हाइड्रोजन की कंपोजिशन होती है। ये हम आगे सीखेंगे। अब ये जो एटम्स है ये हाइड्रोजन गैस के एटम्स है, मतलब एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे मान लीजिए। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने जैसे पोटेंशियल अप्लाई किया, मान लीजिए स्विच ऑन यहाँ से जैसे ही किया, यहाँ से एक बीम जैसी बन रही थी, कुछ रेज बन रही थी जो कि एनोड की तरफ जा रही थी। और एनोड जो है उसके बैक साइड से इन्होंने एक मटेरियल की कोटिंग रखी थी जिसको जिंक सल्फाइड कहते हैं। जिंक सल्फाइड की कोटिंग रखी थी। जिंक सल्फाइड की प्रॉपर्टी ये थी कि जैसे ये रेज जो है जो कैथोड से निकल रही थी वो इस एनोड पे हिट कर रही थी, ये जिंक सल्फाइड ग्लो कर रहा था, या हम कह सकते हैं इसमें फ्लोरेसेंस आ रही थी। अब जैसे ही थॉमसन ने ये फिनोमिना देखा तो थॉमसन को ये बड़ा ही अजीब फिनोमिना लगा। उन्होंने देखा कि यहाँ से बीम्स आ रही है, रेज आ रही है, ये यहाँ जा रही है एनोड की तरफ और ग्लो कर रही है। अब इनमें से कुछ रेज क्या कर रही थी? इन इलेक्ट्रॉन्स को नॉक कर रही थी, क्योंकि इनमें बहुत सारा पोटेंशियल होता है, ये बहुत तेज़ भाग रही थी, तो इनके हिट होने से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये नॉक हो रहे थे, यहाँ जा रहे थे। अब थॉमसन ने प्रेडिक्ट क्या किया? कोई बीम है जो कैथोड से एनोड जा रही है, इसी बीम का नाम इन्होंने कैथोड रे रखा। कैथोड रेज असल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये पता कैसे चला? इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी की इन कैथोड रेज की। पहली प्रॉपर्टी जो थी, इन्होंने देखा कि ये जो कैथोड रेज है ये डिफ्लेक्ट हो रही है। डिफ्लेक्ट मतलब पाथ चेंज कर रही है अपॉन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे ये बीम जो है ये बेंड हो रही थी। देखिए यहाँ पर राइट साइड में जो डायग्राम दी हुई है, अब वहाँ देख सकते हैं ये जो ग्लोइंग बीम है ये बेंड हो रही है अपॉन अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। सेम हो रहा था, सेम फिनोमिना ये ऑब्जर्व कर रहे थे जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे। तो इन्होंने कंक्लूड किया कि अगर ये बीम जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है अपॉन अप्लाइंग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्होंने बोला कि ये चार्जड बीम है। अगर कोई स्पीशीज चार्जड है तभी वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट या अट्रैक्ट होगी। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो उस पर कोई असर नहीं होगा। चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव। क्यों? ये पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। इस कंक्लूजन के बाद इन्होंने कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी देखी। जैसे इन्होंने देखा था कि इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब इन्होंने बोला कि इनमें मास है। एक और प्रॉपर्टी जो थी इन कैथोड रेज की वो थी कि ये एक्स रेज बना रही थी। खैर हमें यहाँ पर वो डिस्कस नहीं करनी है। तो फाइनली कंक्लूड यही कर दिया था इन्होंने कि ये जो कैथोड रेज है ये
इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैथोड रेज उनको क्यों कहा गया? क्योंकि ये कैथोड से एनोड जा रही थी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कैथोड रेज किन चीज़ों से बन रही? कैथोड रेज जो यहाँ से इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इस कैथोड से, और जो इलेक्ट्रॉन्स नॉक हो रहा है हाइड्रोजन एटम से, दो चीज़ें कैथोड रेज बना रही हैं। एक तो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन प्लस जो इलेक्ट्रॉन्स नॉक हो रहे हैं हाइड्रोजन एटम से। ये पॉइंट आप यहाँ पर दिमाग में बिठा लीजिए, इससे हमें एनोड रेज को समझने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम मिलिकियन था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मिलिकियस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिससे कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कैलकुलेट किया, जो कि आ रहा था -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम चार्ज का यूनिट है। इसके बाद इस इलेक्ट्रॉन का मास भी निकाल लिया गया था, जो कि आ रहा था 9.1 × 10⁻−31 kg। ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन की बात। अभी हमें पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है कहाँ नहीं है, बस इतना पता चल गया था इनको। एटम में एक और पार्टिकल भी है जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है, जिसका चार्ज ये है, जिसका मास ये है, बस इतना अभी तक पता था। अब चलिए इसके बाद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन देख लेते हैं। जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है वो असल में इलेक्ट्रॉन से पहले स्टार्ट हो गई थी बाय ई गोल्डस्टीन। ये ई गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे अराउंड 1886। इन्होंने भी सेम कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इनकी डिस्कवरी की थी। गोल्डस्टीन ने इनको कैनाल रेज बोला था। इन ये जो प्रोटॉन्स हैं, या हम एनोड रेज भी बोल सकते हैं इनको, इसने प्रोटॉन्स को कैनाल रेज या एनोड रेज बोला था। अब देखिए इन कैनाल रेज को हम ऐसे समझते हैं, ये हमारा कैथोड रे ट्यूब है, इसमें से यहाँ से कैथोड जिसका चार्ज नेगेटिव होगा, यहाँ से एनोड जिसका चार्ज पॉजिटिव होगा, और इन दोनों को सपोर्ट कौन कर रहा है, पोटेंशियल प्रोवाइड कौन कर रही है, एक बैटरी। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, ये तो हमने देखा कैथोड रेज के केस में। बीच में जो है वो हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज घूमने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को नॉक कर रहे थे, जो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो स्पीशीज है ये कन्वर्ट हो रही थी, देखिए, इनटू प्रोटॉन्स। एक स्पीशी बन रही थी जिनका चार्ज पॉजिटिव आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि ये स्पीशी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही थी और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है। इसी चीज़ को हम ऐसे डिनोट करते हैं, H पॉजिटिव प्रोटॉन्स। अब गोल्डस्टीन ने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ स्पीशीज अंदर है इसी कैथोड रे ट्यूब के अंदर, जो कि एनोड से कैथोड ट्रैवल कर रही है। ये एनोड है, ये कैथोड है। एनोड टू कैथोड जो ट्रैवल रेज करेंगी उनको उन्होंने नाम दिया एनोड रेज या कैनाल रेज। ये क्या कर रही थी, ये यहाँ कैथोड की साइड फ्लोरेसेंस क्रिएट कर रही थी। कैथोड के साइड भी गोल्डस्टीन ने जिंक सल्फाइड की कोटिंग रखी थी। जैसे यहाँ पर ग्लो क्रिएट हो रही थी तो गोल्डस्टीन ने कंक्लूड किया कि हाँ ठीक है, थॉमसन तो बोल रहे हैं कि कैथोड रेज बन रही है जो कैथोड एनोड जा रही है, बट एक और रे जो है वो एग्जिस्ट करती है जिसका नाम एनोड रे है, जो कि एनोड टू कैथोड ट्रैवल कर रही है। इन्हीं एनोड रेज का नाम गोल्डस्टीन ने फिर बाद में प्रोटॉन्स रखा। देखिए ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं, कैथोड टू एनोड जा रहे हैं, इनको कैथोड रेज कहा गया था। कैथोड रेज क्या थी, इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ से जो स्पीशी पॉजिटिवली चार्जड स्पीशी है ये कहाँ जा रही है, एनोड टू कैथोड। तो इसको गोल्डस्टीन ने बोला कि ये प्रोटॉन्स है। देखिए यहाँ पर हिट कर रहे थे, यहाँ पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी। अब इसके बाद जो है प्रोटॉन का चार्ज कैलकुलेट कर दिया गया था। प्रोटॉन का जो चार्ज है वो मैंने पहले ही बोला कि वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के अपोजिट है, मतलब +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल है, बस डिफरेंस साइन का है। वो नेगेटिव है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है। इसके बाद मास ऑफ द प्रोटॉन कैलकुलेट कर दिया गया था, जो कि आ रहा था 1.6 × 10⁻⁻27 kg। आप इसको इमेजिन करने के लिए समझ लीजिए ये प्रोटॉन है। अगर हम प्रोटॉन के 1800 टुकड़े करते तो एक जो टुकड़ा है वो इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जो प्रोटॉन है वो 1800 टाइम्स ग्रेटर दैन इलेक्ट्रॉन है। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि प्रोटॉन कितना बड़ा है और इलेक्ट्रॉन कितना छोटा। अब जो है हमारे पास दो पार्टिकल्स अभी तक आ गए थे, डिस्कवर हो चुके थे, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। अब इनका अरेंजमेंट जो है एटम में वो पता नहीं थी लोगों को। अब कुछ साइंटिस्ट्स जो थे वो क्यूरियस थे अबाउट देयर अरेंजमेंट।
पहला जो साइंटिस्ट था जिनका नाम थॉमसन था, जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। थॉमसन ने ही बोला कि ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा, ये कैसे अरेंज्ड हो गए इन एन एटम। इन्होंने अपना एक मॉडल ऑफ एटम दे दिया जिसको प्लम पडिंग मॉडल कहा जाता है। प्लम पडिंग एक वेस्टर्न कंट्रीज में केक होता है जिसमें कि इन्होंने बोला ये जो स्फीयर है ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्रोटॉन्स है, और इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि बिल्कुल गलत था, वो हम आगे देखेंगे। या फिर हम इसको कंपेयर कर सकते हैं विद अ वाटरमेलन। वाटरमेलन के केस में इन्होंने बोला जो रेड पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो सीड्स एम्बेडेड है वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स है। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने मॉडल में बोला कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स भी होंगे। ये हो गया हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब थॉमसन ने जो मॉडल दिया था इसको चैलेंज किया इन्हीं के स्टूडेंट रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिससे कि उन्होंने थॉमसन मॉडल जो था वो डिस्कार्ड कर दिया। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया था। रदरफोर्ड ने ही पहली बार बोला था कि न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है जिसमें कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है। रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट का सेटअप है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए, इन्होंने एक अल्फा पार्टिकल इमिटर यहाँ पे रखा, सोरस जो कि अल्फा पार्टिकल्स इमिट करेगा, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा जिसका नाम रेडियम है, रेडियम रखा जो कि अल्फा पार्टिकल्स इमिट कर रहा है, वो जा रही है इनटू द गोल्ड फॉइल। एक गोल्ड फॉइल रखी इसके आगे और गोल्ड फॉइल के आसपास एक डिटेक्टिंग स्क्रीन रखी। ठीक है, अब पहले हम समझेंगे अल्फा पार्टिकल्स क्या है। देखिए, एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसको हीलियम कहा जाता है, इसको हम He करके लिखते हैं। हीलियम की जो कंपोजिशन है, ये मान लीजिए हीलियम एटम है, इसमें न्यूक्लियस होगा, इसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स। क्योंकि हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, मतलब इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स होंगे और इसके अराउंड जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। हीलियम एक नोबल गैस है, वो भी हम आगे समझेंगे कैसे क्या है। अगर हम इस हीलियम एटम से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें तो एक स्पीशी बचती है जिसको अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। ये न्यूक्लियस है, ये शेल्स है और इस पे जो चार्ज आएगा वो डबल पॉजिटिव चार्ज आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इस चीज़ को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, या इसको ऐसे डिनोट किया जाता है हीलियम 2 पॉजिटिव। इस अल्फा पार्टिकल में एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होगा वो +2 का होगा, बट जो मास होगा वो +4 यूनिट्स का होगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के बराबर ही होता है। 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन मिलके 4 यूनिट्स मास बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रदरफोर्ड ने क्या किया। देखिए, रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल सोर्स रखा जो कि इन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, रेडियम। इससे अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो रहे थे। अल्फा पार्टिकल्स को हम लिख सकते हैं He2 पॉजिटिव, He2 पॉजिटिव, या फिर हम अल्फा अल्फा लिख लेंगे। अब ये कहाँ जा रहे थे? ये हिट हो रहे थे एक गोल्ड फॉइल पे। गोल्ड फॉइल जो है वो बिल्कुल थिन फॉइल थी, अराउंड 1000 एटम्स थिन। ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से जाके इस पर हिट कर रहे थे और इसके पीछे एक डिटेक्टिंग स्क्रीन रखी। अब रदरफोर्ड ने क्या देखा, मोस्ट ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, वो इस गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करके डायरेक्टली पीछे स्क्रीन पे हिट कर रहे थे। अराउंड 90% जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो ऐसे बिहेव कर रहे थे। कुछ अल्फा पार्टिकल्स थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर इस जगह पे हिट कर रहे थे, अराउंड 5%। कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे बाय लार्ज एंगल्स, ऐसे यहाँ पर आ रहे थे और यहाँ जा रहे थे, यहाँ आ रहे थे, यहाँ जा रहे थे। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने ऐसे भी देखे 1 आउट ऑफ 12,000 कि जो यहाँ से जाकर वापस ही रिबाउंड हो रहे थे, या फिर हम बोल सकते हैं डिफ्लेक्ट हो रहे थे बाय 180 डिग्री। अब इस एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया। देखिए रदरफोर्ड ने क्या बोला। इन्होंने पहला जो रिजल्ट देखा था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। इसका जो कंक्लूजन है रदरफोर्ड ने ये दिया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी,
ये अगर गोल्ड फॉइल में एक एटम है, ये इसमें न्यूक्लियस है, अगर यहाँ से कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है जिसका चार्ज 2 पॉजिटिव है, न्यूक्लियस का चार्ज भी पॉजिटिव होगा, इसकी जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस पर कोई असर नहीं होगा और ये डायरेक्टली पास हो जाएगा। अब दूसरा रिजल्ट क्या था कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे बाय स्मॉल एंगल्स। इसका जो कंक्लूजन है, रदरफोर्ड ने बोला कि ये जो एटम है इसके बीच में एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ से मान लीजिए अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे जो कि बिल्कुल नज़दीक से गुजर रहे थे न्यूक्लियस के, तो वो यहाँ पर एक रिपल्सिव फोर्स फील करेंगे तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। फाइनल रिजल्ट क्या था कि 1 आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स रिबाउंड डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, जो कि रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि सारा जो चार्ज है प्लस मास हमें पता है, एक तो चार्ज होगा प्रोटॉन्स की वजह से, मास होगा इन चारों की वजह से, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की वजह से। इन्होंने बोला कि ये जो सारा चार्ज और मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड है बिल्कुल छोटी सी स्पेस में, छोटे से वॉल्यूम में एटम के अंदर। ये यहाँ पर आप डायग्राम देखिए, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल दूर है न्यूक्लियस से, ये न्यूक्लियस है। जो अल्फा पार्टिकल दूर है इस न्यूक्लियस से, उस पर इस न्यूक्लियस का कोई असर नहीं होगा और वो स्ट्रेट ट्रैवल करेगा। बट जो अल्फा पार्टिकल्स इसके नज़दीक से ट्रैवल कर रहे हैं वो हल्का हल्का सा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ से आएंगे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और जो अल्फा पार्टिकल्स इसी की सीध में चल रहे हैं, इसी की लाइन में चल रहे हैं, वो वापस होकर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे जैसे ये है। तो फाइनली जो है इन सारी चीज़ों का कंक्लूजन ये निकाला रदरफोर्ड ने कि जो एटम है उसके बीच में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स अभी डिस्कवर नहीं हुए थे, खाली इन्होंने ये बोला था कि प्रोटॉन्स की वजह से जो है न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव आ रहा है, और जो एटम है वो बहुत बड़ा है और उसमें जो मैक्सिमम स्पेस है वो एम्प्टी है। इसी के बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दे दिया जो कि हमारा सेकंड मॉडल ऑफ एटम है, जिसको रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। रदरफोर्ड ने बोला कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बीच में है जिसमें सारा मास कंटेन्ड है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रदरफोर्ड ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं इन सर्कुलर ऑर्बिटस, जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन। इसी की बेसिस पे इस मॉडल का नाम प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी रखा गया। फाइनल पॉइंट जो रदरफोर्ड ने बोला कि साइज जो है न्यूक्लियस का वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू एटम। अब इसको इमेजिन करने के लिए इन्होंने बोला कि आप एक क्रिकेट ग्राउंड मान लीजिए जिसका रेडियस 5 किलोमीटर होगा, और बीच में आप क्रिकेट बॉल रखिए। ये जो क्रिकेट बॉल है ये न्यूक्लियस है, ये जो बाकी ग्राउंड है ये एटम है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो कितना छोटा है एज कंपेयर टू एटम। अब ये जो मॉडल है ये बहुत चला, बट कुछ ही देर में इस मॉडल का एक ड्रॉबैक आ गया। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम मैक्सवेल था। मैक्सवेल ने बोला था कि कोई भी एक्सेलरेटिंग बॉडी जो होगी वो एनर्जी रेडिएट करेगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेलरेटिंग बॉडी है। अब चलिए पहले ये देख लेते हैं कैसे। देखिए ये मान लीजिए न्यूक्लियस हमारा, जिसमें प्रोटॉन्स होंगे जिसका चार्ज पॉजिटिव होगा। इसके अराउंड रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के पास जो है वो वेलोसिटी होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास दो चीजें होंगी, एक तो डायरेक्शन, एक मैग्नीट्यूड। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। अब हम समझेंगे कैसे। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है वो स्ट्रेट है, ये यहाँ जाना चाहता है, बट यहाँ से एक फोर्स इसको खींच रहा है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इस फोर्स और इस फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो ये होगा। हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो टेंजेंशियल होगी, बट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस अप्लाई कर रहा है इस पर, उसकी वजह से इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। इसी को बाद में बोला गया था कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूम रहा है। मतलब हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है वो चेंज हो रहा है।
अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, मतलब एटम की जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड है। इसको हम ऐसे भी समझ लेते हैं, अगर एक बच्चा है उसके हाथ में एक स्ट्रिंग है जिससे कि एक स्टोन अटैच्ड है, इसको ये घुमा रहा है इन सर्कुलर पाथ। अब ये जो स्टोन है ये हर एक पॉइंट पे इसकी जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की वो स्ट्रेट होगी, और यहां से जो ये थ्रेड लगी है ये फोर्स जो है इनवर्ड अप्लाई कर रही है, और इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा वो यहां से बन रहा है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा इसकी जो वेलोसिटी है वो स्ट्रेट होगी, अगर मान लीजिए इस वाले पॉइंट पे स्टोन है, अगर आपने इस पॉइंट पे ये थ्रेड कट कर ली, ये जो स्टोन है ये गोल गोल नहीं घूमेगी, ये यहाँ से भाग जाएगी। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है, सर्कुलर मोशन जो हो रही है न्यूक्लियस के अराउंड, ये एक्सेलरेटेड है। अब देखिए, अब लोगों ने ये पूछना स्टार्ट किया कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व कर रहा है, मतलब हर पॉइंट पे एनर्जी रेडिएट करेगा, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो है सारी एनर्जी लूज कर देगा और ये एक स्पाइरल पाथ फॉलो करना स्टार्ट कर देगा, और अल्टीमेटली जो है न्यूक्लियस में सिंक होकर कोलैप्स हो जाएगा। इसके हिसाब से एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। ये पॉइंट जो है ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का। ये चीज़ रदरफोर्ड डिफेंड नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ये कैसे घूम रहा है। अब इसी चीज़ को एक और साइंटिस्ट जो थे बोहर, उन्होंने एक्सप्लेन किया था, जिन्होंने तीसरा मॉडल ऑफ एटम दिया, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जिसे हम कहते हैं। देखिए, इन्होंने भी सेम बात कही। इन्होंने बोला रदरफोर्ड ठीक बोल रहे हैं, एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। इन्होंने देखिए रदरफोर्ड को डिफेंड कैसे किया। इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन जो है दे आर ओनली अलाउड टू सिट इन स्पेशल ऑर्बिट्स, ये किसी भी जगह में नहीं बैठते, ये स्पेशल ऑर्बिट्स में बैठते हैं जिनको डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं या एनर्जी शेल्स कहते हैं। मान लीजिए ये एक बस है, इसमें यहाँ पे एक सीट खाली है, यहाँ पे एक सीट खाली है, यहाँ पे एक सीट खाली है। तो जो इंसान यहाँ से बस में चढ़ रहा है वो या तो इस सीट पे बैठ सकता है या इस सीट पे या इस सीट पे, वो मतलब किसी भी जगह पे नहीं बैठ सकता। तो ये जो है ये डिस्क्रीट सीट्स है। वैसे ही बोहर ने बोला कि डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होंगे या एनर्जी शेल्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन बैठेगा, और उन शेल्स की जो खासियत है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन उनमें बैठ के कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता। इन्हीं शेल्स का नाम बोहर ने KLMN रखा। पहली शेल को K शेल रखा, दूसरी को L शेल, तीसरी को M शेल और चौथी को N शेल। इसी के साथ जो हमारा मॉडल्स ऑफ एटम वाला पोर्शन है वो ख़त्म हो जाता है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि अभी तक हमारे दिमाग में जो पिक्चर है ये है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं एक न्यूक्लियस के अराउंड जिसमें कि प्रोटॉन है। अभी तक हमें न्यूट्रॉन का पता नहीं है। चलिए इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, J.J. थॉमसन। Next is atomic models have been improved over the years. Arrange the following atomic models in the order of their chronological order. देखिए, पहला जो मॉडल था वो थॉमसन का आया था, दूसरा मॉडल रदरफोर्ड ने दिया था और तीसरा मॉडल बोहर ने दिया था। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सी है वो आई गेस करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द चार्ज ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज हमने बोला था कि जो प्रोटॉन्स बनते थे कैथोड रे ट्यूब में वो एनोड रेज फॉर्म कर रही थी। ये जो पार्टिकल्स है ये एनोड से कैथोड ट्रैवल कर रही थी, तो इनका जो चार्ज है वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम आर करेक्ट। कंसिडर द न्यूक्लियस एज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी, ये ऑप्शन ठीक है। एस्टैब्लिश्ड दैट द अल्फा पार्टिकल्स आर 4 टाइम्स एज हैवी एज हाइड्रोजन एटम, ये गलत है। रदरफोर्ड ने ये एस्टैब्लिश नहीं किया कि इनका जो चार्ज है वो डबल पॉजिटिव है, इसका जो मास है, क्योंकि अभी तक जो है न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। तो ये वाला ऑप्शन है ये गलत है। कैन बी कंपेयर टू सोलर सिस्टम, ये ठीक है। वॉज इन एग्रीमेंट विद थॉमसन्स मॉडल, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि इन्हीं के एक्सपेरिमेंट के बाद जो थॉमसन्स मॉडल है वो डिस्कार्ड कर दिया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन सी है वो ठीक है, दैट इज हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट इज एन अल्फा पार्टिकल इज आल्सो नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल, एन अनआयोनाइज्ड हीलियम एटम, एन न्यूट्रल पार्टिकल, ए डबली चार्ज्ड हीलियम आयन, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लाई एंड हैव
इनमें जो है वो 4 यूनिट्स मास होता है और चार्ज जो है वो 2 यूनिट्स का होता है। ये हमने डिस्कस कर लिया कैसे। नेक्स्ट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज कैथोड रेज कंसिस्ट्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज जो थी वो इलेक्ट्रॉन्स ही थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो है न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई थी, जो कि की थी जेम्स चैडविक ने। इन्होंने बोला न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल पार्टिकल है और इसका जो मास है वो बिल्कुल होता है प्रोटॉन के बराबर, यानी 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। न्यूट्रॉन जो है वो सब एलिमेंट्स में होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ये हम आगे देखेंगे। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन में खाली एक प्रोटॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इट इज़ सिंपली द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एन एटम। हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को एटम में फिल कर रहे हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम में बैठते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर-ब्यूरी स्कीम। देखिए, इसके हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग है वो फॉलो करती है 2n² रूल, और इनर शेल जो है वो पहले फिल की जाती है। इसको हम ऐसे समझेंगे, 2n²। n जो होता है, n इसमें नंबर ऑफ शेल होता है। बोहर ने जो शेल्स दी थी K, L, M, N, इस K का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। इस L का जो N होता है वो 2 होता है। M के लिए N 3 होता है और N के लिए N जो है वो 4 होता है, एंड सो ऑन। हमें इन्हीं शेल्स में अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करने। इस रूल के हिसाब से देखिए, K शेल में 2 × 1² इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, जो क्या आ रहा है हमारा 2। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं। L शेल में 2 × 2² दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं। M शेल में 2 × 3² दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स M शेल में बैठ सकते हैं। और N के लिए 2 × 4² 32 इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं। अब मान लीजिए हमसे पूछ रहा है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं। इनर शेल्स आर फिल्ड फर्स्ट, मतलब हम K शेल में कितने डालेंगे? K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वहाँ बचे कितने? 4, वो जाएंगे L शेल में। ऐसे ही मान लीजिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देख, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 होता है, K, L, M, N। हम पहले शेल्स ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट कर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे K शेल में और L शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम, जिसका सिंबल K होता है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 19 है। देखिए, इसकी शेल्स K, L, M, N। K शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 + 2 = 10। अब बचे 9 इलेक्ट्रॉन्स। M शेल जो है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर सकते हैं। बट बोहर-ब्यूरी स्कीम एक रूल बताती है कि अगर आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन बराबर है तो ही M शेल में फिल कीजिए। अगर इससे कम है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स M शेल में रखिए और बाकी जो बचते हैं वो N में जाएंगे। जैसे 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा N में, ना कि 9 इलेक्ट्रॉन्स हम M शेल में डालें। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको दिमाग में रखनी है कि अगर 18 से कम इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं तो हम खाली 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, जो कि ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो N शेल में जाएंगे। ये कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो K शेल में जा रहा है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो K शेल में ही जा रहे हैं। ये हीलियम, नियॉन और आर्गॉन जो है उनको नोबल गैसेस कहा जाता है। नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, ये किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है, मतलब इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो स्टेबल होती है।
देखिए अगर हमें लिथियम का देखना हो, पहले के शेल फिल हो रही है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं के शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है एल शेल में। जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे एल शेल फिल होती जाएगी, और जैसे ही एल शेल जो है वो फिल होगी उसके बाद एम शेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जैसे एम शेल फिल हो जाएगी उसके बाद एन शेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे एंड सो ऑन। इसके बाद हम बात वैलेंसी की करेंगे। व्हाट इज वैलेंसी? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द ऑक्टेट। एटम्स क्या करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, गेन करते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करते हैं ताकि उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो। ऑक्टेट मतलब हर कोई एटम जो है वो ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स कम से कम हो। अब ये एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लूज क्यों करते हैं, गेन क्यों करते हैं या फिर शेयर क्यों करते हैं? ताकि इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो। हर कोई एटम जो है वो स्टेबिलिटी चाहता है। मान लीजिए कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, उसकी वैलेंसी 2 है। कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन 1 लूज कर रहा है, उसकी वैलेंसी 1 है। और ऐसे ही अगर कोई एटम 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो इसकी वैलेंसी 4 है। वैलेंसी से ही हमें पता चलता है कि एटम्स जो है वो बॉन्ड्स कैसे बनाते हैं। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है वो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये हाइड्रोजन ये चाहता है कि इसकी जो के शेल है वो स्टेबल हो जाए। के शेल कब स्टेबल होगी? जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और इसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये दोनों स्टेबल हो गए। इस वाले हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इस वाले हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इससे जो मॉलिक्यूल बनता है वो है हाइड्रोजन गैस। इसके बाद है ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 6। इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है जो कि एल शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या चाहता है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, मतलब इसको कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में चाहिए ही चाहिए। अब ये कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इसको कम से कम नीड है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये किसी और से बोरो कर लेगा और अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर लेगा। इसके हिसाब से जो है ऑक्सीजन की वैलेंसी +2 की है। इसी से हमें समझ आ जाता है कि वाटर जो है वो कैसे बनता है। देखिए वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 हाइड्रोजन्स के साथ शेयर करेगा। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसी के साथ जो है ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा बाय शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स विद 2 हाइड्रोजन्स। और साथ साथ में ये दोनों हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गए बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच। इससे इनकी जो के शेल्स हैं उनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसके बाद है हमारा मैग्नीशियम एटम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 2। इसके पास जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको चाहिए कितने? कम से कम इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब मैग्नीशियम प्रेफर क्या करेगा? ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना प्रेफर करेगा, जिससे इसकी एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो -2 की है। ऐसे ही देखते हैं सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन। देखिए जो नमक है सोडियम क्लोराइड, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 1 और क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7। अब देखिए ये सोडियम की के शेल एल शेल एम, ये क्लोरीन की के एल एम। सोडियम की एम शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन की जो एम शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो सोडियम है ये इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा क्लोरीन को और अपना जो है ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इसकी एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इस चीज़ के साथ ही जो है क्लोरीन भी स्टेबल हो जाएगा क्योंकि उसकी एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इसके हिसाब से जो सोडियम की वैलेंसी है वो +1 की है और क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो -1 की है, क्योंकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसके बाद हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी है जो ना तो शेयर करते हैं, ना तो गेन करते हैं, ना तो लूज करते हैं। इसी की वजह से इनको इनर्ट गैसेस कहा जाता है या फिर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की एग्जांपल है हीलियम, नियॉन और आर्गॉन। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, नियॉन का 10 और आर्गॉन का 18।
अब जब हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, देखिए हीलियम के केस में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, नियॉन के केस में KLm 2 8 और आर्गॉन के केस में KLm 2 8 8। ये ऑलरेडी स्टेबल है। देखिए इसकी भी शेल स्टेबल है क्योंकि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं। इसकी भी L शेल स्टेबल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी भी M शेल जो है आउटर मोस्ट शेल वो स्टेबल है। इस आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहा जाता है। अब जबकि इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो स्टेबल है, उसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये क्या करेंगे, ये किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनको किसी इलेक्ट्रॉन की ना तो ज़रूरत है, ना तो शेयर करने की ज़रूरत है और ना ही गेन करने की ज़रूरत है। तभी इनकी वैलेंसी जो है वो ज़ीरो आती है। हीलियम की भी, नियॉन की भी और आर्गॉन की भी वैलेंसी ज़ीरो आती है। तभी हमने पहले ही बोला था इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द स्टेबल ऑक्टेट। ये एक जनरलाइज्ड चार्ट दिया गया है। जिन भी एटम्स की वैलेंसी प्लस है मतलब वो डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जिनकी वैलेंसी नेगेटिव है वो गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर आप नोटिस कीजिए जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 4, मतलब इसके L शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन को और 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो। इसके लिए क्या करता है, ये 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, उनके साथ ये इलेक्ट्रॉन, यही 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है इससे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और इससे जो हाइड्रोजन है उनकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को लेटर Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर सिंपली क्या है, एक एलिमेंट के पास कितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल किसी का एटॉमिक नंबर 20 है, मतलब उसके पास 20 प्रोटॉन्स है। किसी का एटॉमिक नंबर 40 है, उसका एटॉमिक नंबर 40 है। किसी का एटॉमिक नंबर 100 है तो उसके न्यूक्लियस में 100 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। इसके बाद है मास नंबर, जिसको कि कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। इट इज सिंपली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। देखिए ये जो एलिमेंट है ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन दी गई है एक एलिमेंट की। एटॉमिक नंबर जो है वो नीचे लिखा जाता है, मास नंबर ऊपर लिखा जाता है। ये कुछ ऐसे लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे और मास नंबर ऊपर। अब देखिए यहाँ से एक और चीज़ हम डिराइव कर सकते हैं, मास नंबर जो कि हमारा A है माइनस एटॉमिक नंबर जो कि हमारा Z है। ये हमें ये इक्वेशन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देती है। मास नंबर मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, माइनस हम कर रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। देखिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम एटम। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है, मतलब के शेल में कितने जाएंगे 2, L शेल में कितने जाएंगे 8 हो गए, 8 और 2 10। इसके बाद हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, वो जाएंगे M शेल में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इज नियॉन एंड क्लोरीन हैव एटॉमिक नंबर 10 and 17 रेस्पेक्टिवली, देयर वैलेंसीज विल बी। नियॉन की जो वैलेंसी है वो मैंने अभी बोला ये नोबल गैस है क्योंकि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आएगी 2 8, के शेल में L शेल में 8, तो इसकी जो वैलेंसी है वो 0 होगी। और क्लोरीन की होगी, देखिए KLm 2 8 हो गए 10 और M शेल में 7 हो गए 17। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ये गेन कर लेगा, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। Next is the number of electrons in an element X is 15 and the number of neutrons is 16. Which of the following is the correct representation of an element? हमें पता है जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स भी होंगे, मतलब इस चीज़ के पास ये जो X एलिमेंट है इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास 15 प्रोटॉन भी होंगे। अब हमें पता है ये कोई एलिमेंट है, ऊपर मास नंबर नीचे एटॉमिक नंबर। मास नंबर होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब देखिए इस एलिमेंट के पास 15 प्रोटॉन्स है और 16 न्यूट्रॉन्स, मतलब 15 प्लस 16 जो है वो मास नंबर बनेगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितना बनेगा 31। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा
वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इज द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्जेस, मास नंबर ऑफ एन एटम इज 27 एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 14। देखिए मास नंबर क्या है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितने इसके पास 27, अब न्यूट्रॉन्स कितने हैं 14। अब देखिए इसके हिसाब से हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिल जाएंगे, दैट इज 27 माइनस 14, ये कितना आएगा 13। अब इसके पास प्रोटॉन्स 13 है, ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, अब ये समझने वाली बात है। इसके पास तो अगर ये न्यूट्रल एटम होता तो इलेक्ट्रॉन्स भी 13 ही होते, बट ये बोल रहा है कि ये आयनिक स्टेट में है, मतलब आयन बन चुका है। इसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल x+3 लिख रहे हैं, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज कर लिए हैं, तभी तो 3 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इन 13 में से इसने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर लिए हैं, तो हमारे पास आएगा 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 10, जो कि ऑप्शन बी है। नेक्स्ट इज एन एटम विथ 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स विल हैव ए वैलेंसी ऑफ, कोई एलिमेंट x है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है और मास नंबर 7 है। एटॉमिक नंबर 3 होता है लिथियम का। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, Kl। इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर 3 प्रोटॉन्स है मतलब 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे K शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा L शेल में। तो इसकी जो वैलेंसी है ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा और जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट, एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एम शेल ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 20। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम का होता है। कैल्शियम के केस में क्या हो रहा है, ये देखिए KLMN, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। देखिए K शेल में एज डिस्कस्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, L में 8 जाएंगे। अब जो M है, M 18 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकती है, लेकिन हमें कितने करने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स खाली। अब 10 में से एम शेल में खाली 8 जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन शेल में जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ, ये गलत है, एटॉमिक नंबर होता है खाली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नेक्स्ट इज मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये ठीक है। इसके बाद एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये गलत है। ये जरूरी नहीं है कि न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन्स के बराबर हो, वो डिफर भी कर सकते हैं, उनका नंबर डिफरेंट भी हो सकता है। इसके बाद है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी ठीक है, मतलब सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो ठीक है। इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज देयर आर 14 प्रोटॉन्स एंड 30 न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, व्हाट इज इट्स मास नंबर। सिंपल है, 14 प्लस 13 27। चलिए इसके बाद बात आइसोटोप्स की हो जाए। आइसोटोप्स किनको कहते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट्स या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स जिनमें एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो, मतलब प्रोटॉन्स जो है वो सेम होंगे सब एलिमेंट्स में बट मास नंबर डिफरेंट होगा, यानी जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो डिफरेंट होगा। इसकी जो एग्जांपल है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन 3 आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। पहला है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइशियम। देखिए प्रोटियम में क्या है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, एक प्रोटॉन होगा एक इलेक्ट्रॉन होगा। ड्यूटेरियम जो है उसमें 1 न्यूट्रॉन होगा, 1 प्रोटॉन होगा और 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ट्राइशियम जो है उसमें 2 न्यूट्रॉन्स और 1 प्रोटॉन होगा और 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये तीनों जो है ये आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। आपने सुना होगा अपनी लाइफ में हैवी वाटर, तो हैवी वाटर में ये आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे हम लिखते हैं H2O, ये वाटर सिंपल वाटर है। अगर यहाँ पर 1 लिखा जाए और यहाँ पर 2 लिखा जाए, मतलब इसमें 1 न्यूट्रॉन है, तो ये हैवी वाटर बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको क्लियर हो गई कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि हाइड्रोजन में जो है प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है बट प्रोटॉन एक एग्जिस्ट करता है, और ट्राइशियम में जो है 2 न्यूट्रॉन्स हैं बट 1 ही प्रोटॉन है।
आइसोटोप की एक और एग्जांपल है कार्बन। कार्बन जो है वो दो आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, C12 और C14। इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन ये डिफर किस में कर रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। इसमें जो है न्यूट्रॉन्स 6 है, 6 प्रोटॉन्स, और इसमें 8 न्यूट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोबॉरस। आइसोबॉरस वो एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे बट मास नंबर सेम होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सेम होगा। देखिए इसके एग्जांपल है आर्गॉन, पोटेशियम और कैल्शियम। इन तीनों में आप यहाँ देखिए ये जो मास नंबर है ये सेम आ रहा है 40, बट इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। जैसे आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। इसके बाद एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आइसोटोप्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं। जैसे एक आइसोटोप यूरेनियम का है जो कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज होता है। एक और आइसोटोप है आयोडीन का जो कि गॉइटर ट्रीटमेंट में यूज होता है। ऐसा ही एक और आइसोटोप है जो कि कोबाल्ट 60 है, वो यूज होता है इन कैंसर ट्रीटमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट इज विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड प्रोटियम। अभी हमने बात की जो हाइड्रोजन 1 है इसको प्रोटियम कहा जाता है। इस प्रोटियम की खास बात क्या है, इसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रोजन एग्जिस्ट्स इन 3 आइसोटोपिक फॉर्म्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइशियम। व्हाई आर ऑल द आइसोटोप्स न्यूट्रल इन नेचर। इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन बी है। न्यूट्रॉन से कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। इसके बाद है देयर आर 2 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन विच आर नेम्ड एज C12 एंड C14, आउट ऑफ विच C12 इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप। व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस। देखिए C12 में क्या होगा, इसमें 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होंगे, और जो C14 है उसमें 6 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स होंगे, तभी इसका जो मास नंबर है वो 14 आ रहा है। नेक्स्ट इज आइसोबॉरस डू नॉट डिफर इन द नंबर ऑफ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, यही मास नंबर बनाते हैं। आइसोबॉरस जो है वो डिफर करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में, न्यूक्लियॉन्स उनमें सेम होते हैं। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज इट इज वैलेंस शेल। और फाइनल क्वेश्चन जो हमारे पास है, विच पार्टिकल डिटरमाइंस द मास ऑफ एन एटम, जो कि है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, जो कि मास नंबर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और इसी के साथ हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला टॉपिक है ये ख़त्म हो जाता है। आई होप आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपनी जो क्वेरीज़ हैं वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।